विचार लिखते हैं, एक ट्विटर होता है जहां आप छोटे में ब्लॉग करते हैं। तो ब्लॉगिंग साइट्स का मतलब है अपने विचारों को लिखकर प्रेषित करना। तो ये तीसरी साइट्स है, ठीक है। आगे बढ़े तो इसी के अंतर्गत चौथे स्तर पर सोशल रिलेशनशिप साइट्स होती है। सोशल रिलेशनशिप साइट मतलब आपके पास माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, चाचा मामा ताऊ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्तेदार कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको संबंध मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं। सेकेंड लाइफ करके एक साइट मैंने कभी सुनी थी, आप देख लीजिएगा। ये सब बताना भी बहुत खतरनाक है आप लोग, ठीक है। तो ये भी एक साइट होती है। हम चलें कि सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या होता है, तो गेमिंग साइट्स होती है, ऑनलाइन गेमिंग साइट्स है। यहाँ पर भी आप लोगों से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैंडी क्रश से लेकर ब्लू व्हेल गेम तक, ब्लू व्हेल गेम से लेकर क्या चल रहा है पबजी और कुछ आया हो नया तो देख लीजिएगा। ये सब गेमिंग साइट्स हैं जहाँ पर आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए नुकसान सबसे हैं, फायदे बहुत कम से, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज शेयरिंग साइट्स होती हैं जैसे विकिपीडिया, अब इसके अलावा और नाम लेने की तो जरूरत नहीं, जहाँ पर आप असीमित ज्ञान के भंडार के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो गेमिंग साइट्स भी इसी का उदाहरण है। बुक मार्किंग साइट्स होती है। बुक मार्किंग साइट्स में जनरली आपको लोग वो लिंक्स शेयर करते हैं जिनके माध्यम से आप मनचाही सूचना तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप किताब पढ़ते समय बुक मार्किंग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आप अगली बार उसी जगह पर पहुंच जाएं जहां से आपको पढ़ना था, समय बचे। तो बुक मार्किंग साइट आपको इच्छित सूचना तक पहुंचने की लिंक प्रदान करती है। तो इसी में बुक मार्किंग साइट्स भी होती है। आई थिंक इतना बहुत सारा होगा। तो अब आप में से बहुत से लोग उस बौद्धिक समझ से शायद बाहर आ गए होंगे जो ये मानते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब है या सोशल नेटवर्किंग का मतलब है फेसबुक और चैटिंग साइट होती हैं अलग, वो सोशल नेटवर्किंग का हिस्सा है अलग से। यदि आप बताना चाहो, जहाँ पर आप ऑनलाइन चैट करते हैं, तो चैटिंग साइट में आपका, अब हमारे समय तो याहू मैसेंजर में चैट होता था, अब वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत पानी गुजर चुका है। अब गूगल में चैट होता है, ठीक है, या फिर मैसेंजर में चैट होता है। तो याहू मैसेंजर से लेकर गूगल मैसेंजर तक बहुत सारी चैटिंग साइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन का हिस्सा है सोशल इश्यूज में या टेक्नोलॉजी के उस खंड में कि सोशल मीडिया कितने रूपों में दिखाई देता है। तो याद रखो, यूट्यूब अपने आप में सोशल मीडिया की कोई कैटेगरी नहीं है। यूट्यूब एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी के सोशल मीडिया, अपने आप में कोई सोशल मीडिया की कैटेगरी नहीं है। ट्विटर एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग का, और इसी तरीके से फेसबुक अपने आप में कोई सोशल मीडिया नहीं है कि कैटेगरी या श्रेणी नहीं है। फेसबुक उदाहरण है सोशल नेटवर्किंग का। तो श्रेणियां याद रखना है आपको, सोशल नेटवर्किंग की श्रेणी है, ब्रॉडकास्टिंग की श्रेणी है, ब्रॉडकास्टिंग की श्रेणी है, ब्लॉगिंग की श्रेणी है, ठीक, सोशल रिलेशनशिप की, गेमिंग की, नॉलेज शेयरिंग की, चैटिंग की, बुक मार्किंग की, ये सब अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं जिनके अंदर सोशल मीडिया काम करता है। तो जब आप मीडिया क्या है इसको इतने विस्तार से जान रहे हैं, तो आपको ये भी विस्तार से जानने की जरूरत है कि मीडिया कितने रूपों में काम करता है। और जब मीडिया इतने सारे रूपों में काम करता है तो फिर इसकी प्रभाविता, इसका विस्तार, इसकी पहुंच निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकता है। तो अभी हमने ये देखा कि मीडिया की अवधारणा कैसे निकली, फिर हमने ये देखा कि मीडिया के अलग अलग रूप कौन से हैं। अब अगले हिस्से में मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मीडिया को ये ताकत कहाँ से मिली कि वो चाहे तो वरदान बन जाए और चाहे तो अभिशाप। यानी हम मीडिया की ताकत का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया की ताकत समझने के लिए हमें मीडिया के विकास की यात्रा से गुजरना होगा, और इस यात्रा को बताने वाले विद्वान का नाम था मार्शल मैकलुहन। जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग विद्वान होते हैं, तो ही कैन बी रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मीडिया। मार्शल मैकलुहन को मीडिया के सबसे बड़े विद्वान कहा जाता है। इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम था अंडरस्टैंडिंग मीडिया, और दूसरी किताब का नाम था मीडिया इज मैसेज। अब देखिए इन्होंने क्या किया। मार्शल मैकलुहन ने बताया कि मीडिया का विकास प्रिंटिंग के विकास से जुड़ा हुआ है, और प्रिंटिंग के साथ प्रिंट मीडिया की शुरुआत दुनिया के देशों में 13वीं-14वीं सदी में हो चुकी थी। इनफैक्ट भारत में 15वीं सदी में, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा, ऐसा माना जाता है, या 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंट मीडिया का विकास किया गया था। तो अमेरिका में डार्क एज खत्म होते, अमेरिका और यूरोप में डार्क एज, अंधकार युग खत्म होने के बाद अंधकार से बाहर लाने में जो डिस्कवरी
एरा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें समुद्री यात्राएं थी, जिसमें विदेशी कंपनियां थी, और उसी में एक चीज़ थी प्रिंट मीडिया या प्रिंटिंग का विकास। तो यूरोपीय देशों में 14-15 सेंचुरी में और फिर बाकी जगहों पर 16 सेंचुरी से मीडिया यानी प्रिंट मीडिया का विकास दिखाई देता है। लेकिन मैक्लूहन ने कहा कि 16 सेंचुरी से शुरू हुए प्रिंट मीडिया को परिपक्व होते होते 20th सेंचुरी आ गई, और 20th सेंचुरी में प्रिंट मीडिया को अपना एक एडवांस्ड भाई मिला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी 1950s के बाद, मतलब लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और तब उन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना करते हुए ये बताया कि प्रिंट मीडिया जो पहले से पर्याप्त ताकतवर था, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ब्रूटल एंड क्रूअल, मतलब ताकतवर को महान ताकतवर बना दिया, एक्सट्रीमली पावरफुल बना। मैक्लूहन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत को बताते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो मीडिया है वो प्रिंट मीडिया से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा रेगुलेट होती है। तो प्रिंट मीडिया को रिप्लेस करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ताकतवर बनाता सोशल मीडिया। क्यों इतना ताकतवर है? इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत ही हम अभी यहाँ किसको भी जोड़ दे रहे हैं? सोशल मीडिया को जोड़ दे रहे हैं। इसको मैक्लूहन ने समझाने की कोशिश की। इसमें उन्होंने प्रिंट मीडिया की कुछ कमियां बताई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कुछ अच्छाइयां बताई, और एक तुलनात्मक अध्ययन पर उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रिंट मीडिया में साक्षरता की बाध्यता होती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया GUI है। आदमी ही प्रिंट मीडिया से जुड़ सकता था, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है चित्र देखकर आदमी जुड़ जाता है, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि प्रिंट मीडिया का दायरा सीमित था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा असीमित हो गया, क्योंकि इट कैन रिलेट टू एनीवन। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, प्रिंट मीडिया जो था वो लोगों तक एक बार में पहुंचता था। भाई एक न्यूज़पेपर है, ज्यादा हुआ तो परिवार के 4 लोगों ने बांट के पढ़ लिया, टू फ्यू इफेक्ट रखता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो 1 to many इफेक्ट रखता है, क्योंकि वो n नंबर्स तक एक साथ पहुंच सकता है। एक पेपर 5 लोग पढ़ सकते हैं, एक न्यूज 5 लाख लोग सुन सकते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ताकतवर हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया पोस्टमार्टम मीडिया है, घटना घटित होने के बाद बताता है। आज घटना हुई, कल पेपर में आएगा, ठीक है, लेकिन आज तो प्रिंट मीडिया की खबर बासी हो जाती। कल जब न्यूज़पेपर में आएगा सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, तो आप में से ज्यादातर लोग उसको तवज्जो ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो उसने आत्महत्या की तुरंत आधा घंटे बाद खबर हो गई। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इंस्टेंट, त्वरित, ये देरी नहीं करता, यानी आपको अपडेट बनाकर रखता है, इंस्टेंट है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया पोस्ट प्रोडक्शन पर निर्भर करता है कि भाई खबर आई, उसके बाद प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ताकत है कि वो लाइव हो सकता है, जो हो रहा है उसको सीधे दिखा सकता है, रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड। तो इस ताकत को प्रिंट मीडिया नहीं ला सकता। मीडिया में करेक्शन कठिन है, अगले दिन करेक्शन मतलब सुधार। खबर छपेगी कि भाई कल गलती से छप गया था, ठीक, कि रामलाल का भाई श्यामलाल है, वो भाई नहीं है, दुश्मन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? वो तो बता देता है आपको कि 2000 के नोट में चिप थी, फिर बोल देता है सॉरी गलती हो गई, चिप नहीं थी, तुरंत। तो इसमें त्वरित सुधार हो सकता है, इमीडिएट रिफॉर्म हो सकता है, त्वरित सुधार की स्थिति इसके अंतर्गत, ठीक है। प्रिंट मीडिया आपको, ठीक है, दिन में एक बार खबर देता है, पेपर आया एक बार खबर दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके साथ 24/7 365 है। आप सो रहे हैं तो भी न्यूज़ देख सकते हैं, जाग रहे हैं तब भी न्यूज़ देख सकते हैं। पर मैक्लूहन ने नहीं किए थे, इतने अंतर मैं करके दे रहा हूं आपको, लेकिन मैक्लूहन का भाव यही था। और इसलिए अंडरस्टैंडिंग मीडिया नामक किताब में मीडिया को समझाते हुए उन्होंने जो दूसरी किताब बनाई, उसमें उन्होंने अपने इस अंतर के सार को समझाया। उन्होंने कहा इन सब ताकतों के साथ प्रिंट मीडिया खबरें पहुंचाता है। अब मेन बात पे आना, और सोशल मीडिया खबरें बनाता है।
प्रिंट मीडिया घटना का इंतजार करता है कि भाई कुछ घटे तो आप तक पहुंचाऊं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 24/7 खबरें देना है तो वो घटनाओं को गढ़ता है, क्रिएट करता है। अब जो अगली लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैक्लूहन ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए मीडिया गिव्स मैसेज, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मीडिया इज मैसेज। ये अंतर कर पाया? उनकी किताब का ही नाम था मीडिया इज मैसेज। तो प्रिंट मीडिया में कब कुछ खबर होगी, कुछ घटना होगी, तब वो खबर बनेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज अपनी सुविधा से खबरें बना लेता है और ना हुई चीज को भी हुई बताकर आप तक पहुंचा देता है। इसे ही आज हम गलत रूप में फेक न्यूज बोलते हैं। और ये फेक न्यूज देश की, समाज की सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक है, ये बताने की आपको जरूरत। उन्होंने ये बात पिछली सदी में ही समझ ली थी कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताकतवर होगा तो वो खबरें पहुंचाएगा नहीं, खबरें बनाएगा, और जब वो खबरें बनाएगा तो वो उस ताकत को प्राप्त करेगा जिसके माध्यम से वो समाज को किसी भी रूप में प्रभावित कर सकता है। इसलिए मीडिया जो कहेगा वही मैसेज होगा, और इसलिए उनकी किताब का नाम था मीडिया इज मैसेज। एंड दिस सेकंड बुक ऑफ मार्शल मैक्लूहन डिपिक्ट इन इटसेल्फ दैट हाउ पावरफुल मीडिया कैन बी इन 21st सेंचुरी। मार्शल मैक्लूहन की दूसरी किताब का टाइटल ही है मीडिया इज मैसेज। ये अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त था कि 21वीं सदी में मीडिया कितना ताकतवर है। और प्रिंट मीडिया की तुलना में इन ताकतों के अलावा मीडिया में वो सारे गुण तो हैं ही जिन गुणों की चर्चा हमने आईसीटी में की थी। आज इसका असीमित प्रसार है। अरे हर बंदर के हाथ में उस तरह हमने बात की थी कि नहीं। आज इसका दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रसार है। आज ये बड़ी जनसंख्या तक अपनी पहुंच रखता है। अरे जो हमने आईसीटी के गुण बताए थे वो सारे गुण यहां बता सकते हैं आप ताकत बताने के लिए, ठीक। इस मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात की जा सकती है कि इसमें कन्वर्जेंस की क्षमता है, कल बात की थी हमने, सारी चीजों को आपस में जोड़ देना। आज ये इंद्रिय प्रभाव दर्शाता है, अफेक्टिंग योर सेंसेस। इस पर हमने चर्चा की थी कि इंद्रियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है, इमोशंस के लेवल पर आपसे कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। क्लियर? ये मानसिक उद्वेलन की क्षमता रखता है, मेंटल स्टिमुलेशन इसको कहते हैं। तो ये ताकत इसके पास बनी हुई है। ये साइम्युलेशन की क्षमता रखता है। साइम्युलेशन मैंने बताया था, प्रतिकृति प्रयोग, थोड़ा सा करके रख दो। ये सर्वे की ताकत रखता है। सर्वे करके आपको, रोज नहीं बोलते हैं इस पर सर्वे करो, इस पर वोटिंग करो, तो ये सर्वे की ताकत रखकर आपको प्रभावित कर सकता है। तो आप बताएंगे कि एक तो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में ये अच्छे गुण हैं, उसके अलावा ये अच्छे गुण हैं। और याद करो हमने आईसीटी में भी पढ़ा था कि आईसीटी में इसी कारण से ये ताकत पैदा हो गई है कि वो वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। तो यहाँ हमने यही बात की कि मीडिया में इन्हीं कारणों से ये ताकत है कि वो वरदान भी हो सकता है और अभिशाप। और यही कारण है कि वर्तमान दौर में मीडिया हमारी सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित करने के लिए सामने आया है। इतना समझ गए? तो अब जब हमने मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसकी ताकत को समझ लिया है, तो अब हम इस स्थिति में हैं कि हम इसको इससे कनेक्ट करें। तो ये जो टॉपिक है हमारा, मीडिया, सोशल मीडिया और देश की सुरक्षा चिंताएं, इस टॉपिक के 3 आयाम हैं। एक, मीडिया की ताकत को समझना, उसके पास ये ताकत क्यों है और ये ताकत कैसे है, ये अभी आपको मैंने समझाया। इतना समझ गए? फिर इस ताकत को समझने के बाद अगले हिस्से पर आना कि इस मीडिया का दुरुपयोग क्यों और कैसे होगा,
जिसके कारण वो मीडिया सुरक्षा की चिंताओं के लिए जिम्मेदार होगा। और जब दुरुपयोग हो जाएगा तभी तो इस मीडिया से सुरक्षा चिंताएं पैदा होंगी। तो सबसे मेन हिस्सा है ये। मीडिया की ताकत कैसी है? दूसरा, हम यहां दुरुपयोग भी हटा देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया का प्रयोग किस तरीके से, यूज किस तरीके से, ठीक है। अब मीडिया का प्रयोग यदि गलत तरीके से हो रहा है तो गलत तरीके से कब होगा, क्यों होगा? ये प्रयोग गलत तरीके से तब होगा जब मीडिया, ठीक, सरकारी नियंत्रण में काम करने लगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छोड़ दे, कॉरपोरेट के हाथों बिक जाए, टीआरपी की दौड़ में संलग्न हो जाए, अपने दायित्व को भूल जाए। मीडिया का गलत प्रयोग तभी हो सकता है जब मीडिया अपने दायित्व बोध से, अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर ले, दायित्व बोध से अलग करके स्वार्थी हाथों में खेलने लगे। तो मीडिया का दुरुपयोग तभी हो सकता है जब मीडिया में इल टेंडेंसीज जन्म ले जाएं, और वो इल टेंडेंसीज दो तरीके की हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक स्वार्थ के द्वारा लाभ कमाने की, और दूसरा अपने दायित्व बोध से विमुख हो जाने की। भाई, मीडिया भी एक संस्था है। जब वो अपनी जिम्मेदारी भूलकर स्वार्थी हाथों में खेलने लगेगी तो वो सही नहीं गलत काम करेगी, और वो गलत काम किन रूपों में करेगी? मैं आपको कुछ नाम बोलते जा रहा हूं, आप ध्यान से समझते जाना और देखना कि मीडिया अपने इस रूप में देश के सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि। तो दायित्व बोध से विमुख स्वार्थी मीडिया चरित्र को दर्शाता है, या जिस कुचरित्र को दर्शाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। कई बार मीडिया पढ़ाते समय मैं थोड़ा इमोशंस में निकल जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा बुराई कर दूंगा, तो आप देख लेना, हिसाब से ले लेना। कोई पर्सनल मामला नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कोई संस्था से बहुत प्यार नहीं रहता, और मीडिया के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एक संस्था जिसने अपने दायित्वों से पूरी तरीके से आंखें बंद कर ली है वो मीडिया ही है, और वो ऑस्ट्रिच अप्रोच में जीता है, शुतुरमुर्गी अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना, उसमें जीता है, और उसको पता ही नहीं है कि बाहर उसको किन किन नामों से पुकारा जाता है। हालांकि मीडिया जैसी ही हालत भारत में अन्य सत्ताधारी संस्थाओं की भी है। एक्चुअली विडंबना यह है कि इस देश में या दुनिया में जिनके पास भी सत्ता होती है वो ऑस्ट्रिचियन अप्रोच पर चले जाते हैं। जैसे 70 के दशक में इंदिरा गांधी, 2015 के बाद आदत हो जाती है ऑस्ट्रिचियन अप्रोच में जाने की। मतलब उनको लगता है वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं वही, क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने कहा था सत्ता भ्रष्ट बनाती है, पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। तो इनके आसपास चार ऐसे चापलूसों का घेरा हो जाता है जो इन्हें सही काम करने नहीं देता। तो दुनिया में जितनी भी सत्ताधारी संस्थाएं हैं, आपने देखा है कि वो तानाशाह और भ्रष्ट हो जाती है। राजनेताओं के बारे में, नौकरशाही के बारे में, ठीक है, कॉरपोरेट्स के बारे में, मीडिया के बारे में, यही बातें। भारत में सत्ता 4 लोगों के पास है। मैंने पहले भी बात की थी करप्शन पर, एन विट्ठल नाम के पूर्व सीवीसी में ने कहा था, नेता बाबू लाला झोला। तो नेता मतलब पॉलिटिशियन, बाबू मतलब ब्यूरोक्रेट, लाला मतलब व्यापारी, और झोला मतलब सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी का ही एक हिस्सा, हम एक्सटेंडेड हिस्सा मीडिया को मान सकते हैं। हालांकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया और 5वां सिविल सोसाइटी कहलाता है, पर मैं मानता हूं कि जो नॉन गवर्नमेंटल मीडिया है वो सिविल सोसाइटी का ही हिस्सा है, क्योंकि उसका चरित्र गैर सरकारी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन चारों के पास सत्ता है और ये चारों सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और चारों को पता नहीं है कि उनको बाहर की दुनिया कितनी गंदी नजर से देखती है। इफ यू आस्क अ जनरल ओपिनियन अबाउट पॉलिटिशियन इन द सोसाइटी, समाज में जाकर पूछिए भाई आपकी क्या राय है, नेता कैसे होते हैं, तो अगली लाइन क्या होगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। फिर आपसे कहा जाए अच्छा एक बात बताइए, नौकरशाह कैसे होते हैं, कलेक्टर से पटवारी, दोनों में सारे सब चोर हो। जो व्यापारी हैं ये क्या होते हैं, सब लुटेरे हो। क्या क्या है, अरे सब दिखाओ। शब्द समाज के परसेप्शन में पहली लाइन के तौर पर सामने आ रहा है, और 10 में से 7 या 8 लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ तो गलत किया है, यूं ही जनता बेवफा नहीं।
में आपका परसेप्शन नेगेटिव क्यों बना? क्योंकि हमने कहा कि जिनके पास भी सत्ता आई उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और इस दुरुपयोग को करते हुए उनकी छवि गलत गढ़ी गई। हर संस्था जिसके पास सत्ता आई वो इसी नेगेटिव कैरेक्टर से जुड़ी। तो इसी तरीके से मीडिया के पास जब पावर आया, सत्ता आई, तो मीडिया चाहती तो उससे अपनी छवि बनाती, गढ़ती या छवि मिटाती। मीडिया ने क्या किया है? मीडिया ने अपने दायित्वों से विमुख होकर स्वार्थी हाथों में खेलकर अपनी छवि जो बनाई है, मैं उनको कुछ नामों से संबोधित कर रहा हूं, आप अग्री करें तो लिखते जाइएगा। पहला है बिकाऊ मीडिया, पेड मीडिया। इसका मतलब है पैसे लेकर खबरें दिखाने वाला। इस पे समझाने की जरूरत नहीं रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं, आप समझते जाइए, ठीक? वरना पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर आप कहेंगे सर बहुत बुराई कर रहे हैं। दूसरा है गोदी मीडिया। गोदी की मीडिया का मतलब है सत्ताधारियों के हाथों में खेलने वाला मीडिया, सरकार की चापलूसी करने वाला मीडिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप अपने हिसाब से उदाहरण खोजते जाइए। तीसरा मीडिया होता है भड़काऊ मीडिया, उन्मादी मीडिया। वो मीडिया जो छोटी सी भी तिल को ताड़ बनाकर पेश करता है और उसका बस चले तो वो हर खबर को, तो ये तीन शब्द साथ में जोड़िएगा, भड़काऊ, उन्मादी, सनसनीखेज, सेंसेशनलाइजिंग मीडिया। तो सेंसेशनलाइजिंग मीडिया का मतलब तिल का ताड़ बनाने वाला मीडिया, जिससे कई बार नुकसान होता है। इसी से जुड़ा चौथा है युद्ध उन्मादी मीडिया, वॉर मॉन्गरिंग मीडिया बोलते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, खबरदार चीन भारत आता है, चीन जमीन लेके निकल जाता है, देश को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उनका पापा उनको गोदी में खिलाता है, गोदी मीडिया। तो युद्ध उन्मादी मीडिया। ट्रायल मीडिया, ये बड़ा मजेदार है। ट्रायल मीडिया का मतलब है जहां मीडिया ही पुलिस, वकील और जज की भूमिका निभाकर स्क्रीन पर चलाता है, देखो इस राक्षस को, बात खत्म हो गई। बाद में पता चला उसने कुछ किया ही नहीं था, तो बाद में सुधार की एक नीचे पट्टी चल जाएगी, लेकिन जब उसकी इमेज बर्बाद करवानी थी तो वो इतनी जबरदस्त तरीके से बर्बाद होगी। तो हमने कहा ये बिकाऊ हो सकता है, हमने कहा ये भड़काऊ हो सकता है, हमने कहा ये गोदी हो सकता है, हमने कहा ये ट्रायल हो सकता है। एक और मीडिया के संदर्भ में बात की जाती है, इसको पीक पत्रकारिता करता मीडिया कहते हैं, येलो जर्नलिज्म। और येलो जर्नलिज्म शब्द निकला था वेस्टर्न मीडिया से, जब मीडिया सेलिब्रिटीज के खाने पीने, सोने, उठने, नहाने धोने सबकी खबरें रखते थे, उनके बेडरूम से बाथरूम तक झांकने की कोशिश करते थे। है ना, का आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड की क्वीन जो थी, वो जब अपने दोस्त के साथ जा रही थी कार में, तो फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, तो हाई स्पीडिंग के कारण इसीलिए डेथ हुई थी। तब से येलो जर्नलिज्म शब्द बहुत पॉपुलर हुआ था, पीक पत्रकारिता। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब है निजता में झांकता मीडिया। तो इससे राइट टू प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। लेकिन पीक पत्रकारिता की जो सीमा है वो तो आप जानते हैं कि मीडिया किस लेवल तक जाता है। आपको नहीं समझ में आता था, पेज 3 नाम की मूवी देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया येलो जर्नलिज्म किस ढंग से। या एक उनका वो मूवी आई थी पीपली लाइफ, आमिर खान की, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, जहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर पॉटी का एनालिसिस कर रहा है और उसके कलर को देखकर मनोविज्ञानी न्यूज़ चैनल पर ये बता रहे हैं कि उसकी मन स्थिति क्या रही हो। ये बहुत बड़े सटायर हैं जो हमारे मीडिया के ऊपर किए जाते हैं। येलो जर्नलिज्म के साथ इनसेंसिटिव मीडिया, ये बहुत कॉमन शब्द है जो यूज़ किया जाता है, संवेदनाहीन मीडिया। ठीक, यानी वो मीडिया जो अपने फायदे के लिए मुर्दा को भी टीआरपी में यूज़ कर सकता है। संवेदनाहीन मीडिया का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने शायद पहले क्लास में बताया हो, आया था जब पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार एक फॉरेन फोटोग्राफर को मिला। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट। उन्होंने अफ्रीका में एक भूख से मरते बच्चे की फ़ोटो ली थी, जिसके बाजू में एक गिद्ध उसके मरने का इंतजार कर रहा था। इस पुरस्कार को पाने के बाद बधाई संदेशों के बीच उसके एक मित्र ने उस पत्रकार से पूछा कि आपने ये फ़ोटो लेने के बाद क्या किया? तो उसने कहा कि मैं फ़ोटो लेने के बाद अपनी फ़्लाइट पकड़ी और मैं वापस अपने देश चला गया। तब उसने दूसरा मैसेज लिखा कि उस समय वहाँ 2 गिद्ध थे। टाइम ने उस पत्रकार को, फोटोग्राफर को, जिसको वो अवार्ड मिला था दुनिया में फोटोग्राफी का श्रेष्ठ अवार्ड, इतनी गहराई तक हर्ट किया कि उसने कुछ समय बाद आत्महत्या कर ली। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना इनसेंसिटिव था कि उसने उस फोटो से अपनी ज़िंदगी बना ली, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या हमें ऐसे मीडिया की कमी दिखती है आज? आज ही मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पर देखा कि कहीं पर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर नाम की जगह है, वहाँ मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं और वहीं एक मजदूर की लाश पड़ी हुई है। वो इंतजार कर रहे हैं कि इस लाश को कोई ले जाए और बाकी मजदूर काम कर रहे हैं, बाजू में लाश पड़ी हुई है और फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। फोटोग्राफर जो आग में जलते हुए फोटो खींच रहा है, खून से लथपथ फोटो खींच रहा है, ठीक, देखो ये कूद रहा है, इसकी फोटो खींच रहा है, कि कितना संवेदनाहीन फोटोग्राफर होगा, आप सोचिए।
और संवेदनाहीन के साथ दायित्वहीन मीडिया भी है। और दायित्वहीन इसलिए है क्योंकि वो खबर चला रहा है, देखो ये जल रहा है, उसको बुझा नहीं रहा है। तो सामाजिक दायित्वों से विमुख होता मीडिया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सामाजिक दायित्वों से विमुख होता मीडिया है, इसीलिए तो मीडिया में सत्यमेव जयते एक सीजन के बाद बंद हो जाता है और बिग बॉस 15वें सीजन में पहुंच जाता है। मीडिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये विभत्स मीडिया है। और विभत्स मीडिया का, ब्रूटल मीडिया का मतलब है जो ब्लड शेड दिखाता है, जो बिखरे हुए अंग दिखाता है। फ्रांस में बम विस्फोट हुआ था कुछ समय पहले, वहां के मीडिया ने उसको ब्लड, अंग, इसको कुछ शेयर नहीं किया, वहां सिर्फ कैंडल और फूल दिखाए गए। भारत में विभत्स मीडिया का मतलब यह है ब्लड शेड दिखाया जाएगा, और तो और वहां पे लिख देंगे ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो भाई विचलित कर सकती तो दिखा क्यों रहे हो? क्या जरूरत है? जब विचलित कर सकती हैं तो उसको मत दिखाइए आप। है जिसको हम विभत्स मीडिया कहते हैं, जो अपनी टीआरपी के लिए गंदगी दिखाएगा और हाँ साथ में टैगलाइन चला देगा कि मत देखिए मतलब नेगेटिव मार्केटिंग है। क्योंकि यदि पेपर में लिखा आए कहीं पर कि कृपया इसे ना पढ़ें, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आजकल मार्केटिंग का एक नया तरीका चला है जिसे नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं, जिसे डोंट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे मेरे छोटे बेटे को यदि कहा जाए कि बेटा ऐसा मत करो, तो उसको जरूर करेगा, तो इसलिए उससे कुछ करवाना है तो उसे मत करो ही कहना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से फिर नया शब्द है लुटियंस मीडिया। लुटियंस मीडिया का मतलब है, दिल्ली में लुटियंस एरिया जो है वो इलाइट क्लास माना जाता है, अभिजातियों के हाथ में खेलता मीडिया, बुद्धिजीवियों, ठीक है, या अभिजात्य वर्गों के लिए काम करता है, बड़े लोगों की बात करता है, सर्वहारा से दूर है, गांव गरीब से दूर है, उसे लुटियंस मीडिया कहा जाता है। ठीक, मीडिया के पीछे हिपोक्रेट शब्द, दोगला शब्द भी बहुत सूट करता है, क्योंकि मीडिया नेवर प्रैक्टिसेस व्हाट दे प्रीच। वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम छोटे छोटे करते हैं। जैसे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, खुद ही भ्रष्टाचार में संलग्न पाए जाएंगे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है छी न्यूज के सुधीर तिहाड़ी। भक्त पत्रकार होने की बात करते हैं और खुद ही ब्लैकमेलिंग के ऑनलाइन वीडियो के साथ जेल जा चुके। ऐसे बहुत सारे पत्रकार जो ब्लैक मनी से में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में, मतलब मैं आपको यहाँ नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करूं और खुद ही गलत काम करूं, तो ये दोगलापन है। तो मीडिया के साथ भी यही मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक, क्राइम है, इन सब में मीडिया की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट दिखती है कई बार, लेकिन वो यहाँ पर बातें बड़ी बड़ी, काम छोटे छोटे के नेगेटिव चरित्र के अंतर्गत दिखाई देता है। पैसिमिस्टिक मीडिया दिखाई देता है। मीडिया कभी भी ब्राइट पिक्चर पैदा नहीं करता, ये भी खराब है, ये भी खराब है, कल को दुनिया खत्म हो जाएगी, 29 तारीख को दुनिया खत्म होने वाली है, 25 तारीख को ये बर्बाद होने वाला है। इसको निराशावादी बोलते हैं, जो माहौल को खराब करे, उत्साह पैदा करने वाला नहीं है, निराशावादी, नकारात्मक मीडिया है, नेगेटिविटी से भरा हुआ। तो पैसिमिस्टिक, नेगेटिविटी, और इसी से एक शब्द जुड़ता है फॉल्ट फाइंडिंग मीडिया, हर चीज में कमियां खोजने वाला। वैसे हर इंसान में आदत होती है, मुझ में भी होगी, कि हम अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखते हैं, लेकिन मीडिया में ये आदत जरूरत से ज्यादा है। कोई कलेजा काट के मीडिया के हाथ में दे दे, बोले ठीक है लेकिन थोड़ा तिरछा काटा है, इसको सही से काटना था। अनवेशी, फॉल्ट फाइंडिंग मीडिया बोलते हैं, जो हर चीज में बुराई या कमियों को देखने की कोशिश करे। निर्लज्ज मीडिया, बेशरम मीडिया, और निर्लज्ज का मतलब है वो गलती करके भी हंसी में टाल देता है, चाहे 2000 के नोट में चिप डालने की बात हो। झूठा मीडिया मतलब झूठी खबरें दिखाकर भी उस पर इनको बिल्कुल शर्म नहीं, तरीके से कोई शर्म इनको नजर नहीं आती है। नेशनल लेवल पर ये झूठी खबरें दिखाने के बाद सामने आकर माफी भी नहीं मांगते। अंधविश्वास फैलाने वाला मीडिया, सुबह सो के उठो तो राशिफल देते ताकि महाराज आ जाएंगे, उसके बाद वो टैरो वाली मैडम आ जाएंगी, बोलेंगे आज आपके किस्मत में घोड़ा है, कुत्ता है। वो टैरो के बाद, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबका मजाक उड़ा रहा हूँ। आप विश्वास करते हैं वो आपके साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि विज्ञान के इस तार्किक युग में, चाहे टैरो की बात हो, चाहे पीछे नाम में जीरो जोड़ने की बात हो, चाहे वो आपके राशिफल की बात हो, ये सब जो है ना, और ये सब चलने के साथ फिर आगे चलकर आपके निर्मल बाबा आ जाएंगे, बोलेंगे पर्स में फोटो रखो, कृपा बरसेगी। दिन भर तो मीडिया में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। विश्वासी है मैंने कहा तो गलत क्या? सामाजिक कुरीतियों से लड़ना नहीं, सामाजिक कुरीतियों को कई बार बढ़ाता मीडिया नजर आता। ठीक, फिर स्वघोषित बुद्धिजीवी मीडिया,
न्यूज़ चैनल से लेकर कहीं परिचर्चा में देख लो, ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ को इनको तो सबको आईएएस देना चाहिए, हर टीवी के मेन जो एंकर हैं। क्योंकि वो मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ, मेरे से ज़्यादा तुमको नहीं पता। वो बड़े-बड़े विद्वानों को बिठाल के उनको डाँटते रहते, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं बोलूँगा। वही सही है। अब मैं किसी न्यूज़ चैनल पर चले जाएँ, तो वहाँ से आने के बाद जितना ठगा हुआ महसूस होता है, वो पता नहीं जो लोग आप में से जो गए हैं या जाएँगे वो महसूस कर पाएँगे। मतलब ऐसा लगता है मैं वहाँ गया ही क्यों? जब मुझे डाँट ही खानी थी तो या चुप ही रहना था तो। सरकारी मीडिया को छोड़ दें, राज्यसभा चैनल वगैरह, बाकी जगहों पर तो आपको बोलने ही नहीं देंगे और इतने सारे लोग बिठा लेंगे कि 1 घंटे के प्रोग्राम में 5 मिनट बोलने मिलेगा नहीं आपको। विद्वान है कि नहीं? हर कोई ये मानकर चलता है कि उनको जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है। न्यूज़ चैनल के मीडिया से आगे बढ़ें, ठीक? तो फिर हमारे पास मार्केटिंग मीडिया है और ये मार्केटिंग मीडिया जो है, वो विज्ञापनों के माध्यम से काम करता है। ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी काम करता है, जो लोगों की छवि बनाता है या छवि मिटाता है। ये मार्केटिंग मीडिया ही है जो सोशल मीडिया में भी दिखता है, विज्ञापनों में भी दिखता है, न्यूज़ चैनलों में भी दिखता है, जो किसी को पप्पू और किसी को फेंकू बना सकता है। बाकी ना तो कोई एब्सोल्यूट पप्पू है और ना कोई एब्सोल्यूट फेंकू। लेकिन जिसकी ताकत ज़्यादा, वो ज़्यादा छवि गढ़ने में सफल होगा, इसलिए पप्पू इज मोर पॉसिबल देन फेंकू। फेंके होते हैं छवि बनाने के, छवि मिटाने के। कारोबार चलता है जिसके माध्यम से आप रातों रात हीरो और रातों रात जीरो बनाए जा सकते हैं। इमेज बिल्डिंग एजेंसीज हायर की जाती हैं मीडिया, और इसी मार्केटिंग मीडिया का बाकी दुष्प्रभाव जो आपको दिखाई देगा, ठीक, वो आपको दिखाई देगा मार्केटिंग के अंतर्गत किए जाने वाले गलत उसमें, जिसमें आप कह सकते हैं कि झूठा प्रचार करता मीडिया, इसकी जांच किए बिना, ऑथेंटिसिटी को जांचे बिना उसका प्रचार करते हैं। ये झूठा प्रचार करता मीडिया, इसमें सेलिब्रिटी से जितने जिम्मेदार हैं उतनी जिम्मेदार तो वो मीडिया चैनल भी हैं जो उन विज्ञापनों को दिखा रहे हैं। फेयर एंड लवली से कोई गोरा हुआ, अमिताभ बच्चन सही में नवरत्न तेल लगाएगा, या हमारी फिल्म की हीरोइंस वास्तव में लक्ष्य से नहाएंगे, क्या हम सब पीकर कोई पहाड़ से कूद जाएगा, लगाकर वैसा हो पाएगा जैसे एड में दिखा रहे हैं? उससे खेलता मीडिया, प्लेइंग विथ योर इमोशंस। उनको मालूम है कि ये डार्क कलर्ड काले लोगों का देश है, यहाँ गोरे के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है। उन्हें मालूम है ये शादी के लिए तरसते लोगों का देश है, और इसलिए क्रैक क्रीम से लेकर फेयर एंड लवली तक, वीको वज्रदंती से लेकर क्यों कार्पिन ऑयल तक, शादी के नाम पर महिलाओं को कुछ भी बेचा जा सकता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर उनसे खेलने की कोशिश करेगा। ऑफ वुमेन, ये वेब प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह आ गया है। आज महिला का व्यक्तित्व नहीं, उसका शरीर केंद्र में है। वेब प्लेटफॉर्म्स में, फिल्मों में, सीरियल्स में महिलाओं की भूमिका विज्ञापनों में सिर्फ एक शरीर के रूप में है, वरना पुरुषों के उत्पादों को बेचने में महिलाओं की भूमिका क्यों होती है? शेविंग क्रीम का ऐड हो, पुरुषों की बनियान का ऐड हो, जूतों का ऐड हो, बालों का ऐड हो, किसी भी चीज़ की ऐड हो, लेकिन उसमें रहेगी लड़की। और तो और हमारे विज्ञापनों में आजकल एक नया भाव पैदा हुआ है,